हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर की एक विषय प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी या फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप एजी 507 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, आम की खेती के बारे में। ठीक है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछता है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर मैंगो, आम की खेती का सब विस्तार वर्णन कीजिए, या निम्न शीर्षकों के आधार पर आम की खेती का विस्तार वर्णन कीजिए, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। और देखिए, पूरा विस्तार से कराया जाएगा। आप लोगों को आम का कराया जाएगा, केला का कराया जाएगा और एक दो फलों का और कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आम की खेती का सविस्तार वर्णन कीजिए, जैसा क्वेश्चन है। और कभी कभी देता है कि निम्न शीर्षकों के आधार पर आम की खेती का वर्णन कीजिए, जिसमें देता है वैज्ञानिक नाम और फैमिली, क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन, फिर दे देता है क्लाइमेट कैसी चाहिए, वैरायटी, इस प्रकार से देता है शीर्षक। चलिए देखते हैं, सब कुछ विस्तार से हम लोग देखेंगे। तो इसका बोटेनिकल नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका। बोटेनिकल नेम क्या होता है? तो आम का बोटेनिकल नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका। क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका आम का बोटेनिकल नेम होता है। याद रखिएगा, मैंगीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका नहीं होता है, मैंगीफेरा इंडिका होता है। सब लोग बोलते हैं मैग्नीफेरा इंडिका, तो ऐसा नहीं, मैंगीफेरा इंडिका आम का बोटेनिकल नेम। इसकी फैमिली होती है एनाकार्डियेसी। ठीक है, एनाकार्डियेसी इसकी फैमिली होती है। एनाकार्डियासी फैमिली से आता है आम। ठीक है, इसमें 40 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 214 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसका ऑरिजिन भारत है और कहीं कहीं पर इंडो बर्मा भी देता है। ठीक है, तो यह था इसका थोड़ा सा बेसिक। आम का बोटेनिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका, फैमिली एनाकार्डियेसी, क्रोमोसोम नंबर 214, ओरिजिन भारत। चलिए इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, परिचय। तो आम उष्णकटिबंधीय फलों में सबसे प्राचीन है। प्राचीन का मतलब क्या होता है? पुराना। आम जो है उष्णकटिबंधीय जितने भी फल हैं उन सभी में सबसे पुराना है। ठीक है, इसका प्रमाण जो है वो हमारे पुराने ग्रंथों में भी देखा गया है। तो आम जो है उष्णकटिबंधीय फलों में सबसे प्राचीन है और माना जाता है कि इसका उत्पत्ति इंडो बर्मा क्षेत्र में हुआ है। इसका उत्पत्ति कहाँ पर हुआ है? इंडो बर्मा क्षेत्र में हुआ है। 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से 8.5 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन के साथ भारत दुनिया का प्रमुख आम उत्पादक देश है। तो याद रखिएगा, देखिए एग्जाम में ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, मैं आप लोगों को वहां पर बताते चलूंगा। तो 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन हुआ 3 नंबर का हो गया, आप लोग पता है, तो पूछ देगा वहीं पर आप लोगों को कि विश्व में आम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो आप लोग बोल दीजिएगा प्रथम स्थान है। ठीक है, आम जो है 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 8.50 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन के साथ भारत जो है वह दुनिया में आम उत्पादन के हिसाब से पहला देश है। ठीक है, उत्पादन की दृष्टि से पहला देश है। चलिए देखते हैं इसके लिए कैसी क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। तो आम के फूल और फल शुष्क मौसम के दौरान आते हैं। ठीक है, आम के जो फूल होते हैं और फल होते हैं वह कब आते हैं? शुष्क मौसम के दौरान आते हैं। जब मौसम क्या होता है? गर्म होता है उस समय, सूखे मौसम के समय। जो वर्षा के अनुपस्थिति की विशेषता होता है, जो वर्षा के अनुपस्थिति की क्या होता है? विशेषता होता है। फूल आने के समय बारिश या बादल वाला मौसम आम को काफी नुकसान पहुंचाता है। फूल आने के समय यदि बारिश हो जाएगी या बादल हो जाएगा तो उस मौसम में आम जो होता है उसको काफी नुकसान होता है, क्योंकि इससे कीट और बीमारी जो होती है उनका प्रकोप बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है? उत्पादन में कमी हो जाती है। अगला पॉइंट है, आम के लिए न्यूनतम 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तथा 42 से 42.3 डिग्री सेल्सियस अधिक से अधिक तापक्रम होना चाहिए। ठीक है, आम के लिए न्यूनतम 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तथा 42 से 42.3 डिग्री सेल्सियस, मतलब कहने की है कि 5 से, या बोल सकते हैं 5 से 42.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है आम के लिए उपयुक्त होता है। आम की अच्छी वृद्धि के लिए 24 से 26 डिग्री सेल्सियस या 75 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल सकते हैं उपयुक्त होता है। ठीक है, एक एक पॉइंट समझते चलिएगा। अगला पॉइंट इसी में है, यह 25 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में आसानी से उगता है और बढ़ता भी है। तो यह था आम के लिए कैसे क्लाइमेट की आवश्यकता चाहिए, मैंने आप लोगों को बता दिया है। ध्यान से सुनिएगा फिर से। तो आम के फूल और फल जो होते हैं शुष्क मौसम के दौरान आते हैं, जो वर्षा के अनुपस्थिति के कारण होता है। फूल आने के समय बारिश या बादल वाला मौसम आम को काफी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इससे कीटों और बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। आम के लिए न्यूनतम तापमान 5 से 42 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए। ठीक है,
आम की अच्छी वृद्धि के लिए 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान जो होता है उपयुक्त होता है। यह 25 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में आसानी से उगता है। चलिए देखते हैं इसके लिए सॉइल की कैसी आवश्यकता होती है। केवल कंकरीली, पथरीली व ऊसर भूमि को छोड़कर आम सभी प्रकार की मिट्टी में पैदा किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग सॉइल के बारे में देख रहे हैं कि आम के लिए कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो आम जो होता है कंकरीली, पथरीली और ऊसर भूमि को छोड़कर सभी प्रकार की मिट्टियों में पैदा किया जा सकता है, सभी प्रकार की भूमियों में पैदा किया जा सकता है। इसके लिए मृदा का पीएच 5.5 से 7.5 तक होता है। कितना होता है मृदा का पीएच? 5.5 से 7.5 तक होना चाहिए। किसके लिए? आम की खेती के लिए, आम के उत्पादन के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी वैरायटी। देखिए वैरायटी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर भारत में उगने वाली आम की वैरायटी के बारे में लिखिए। बोलेगा पूर्वी भारत में उगने वाली आम की वैरायटियों के बारे में लिखिए, पश्चिमी भारत में उगने वाली आम की वैरायटी के बारे में लिखिए, दक्षिणी भारत में उगने वाली आम की वैरायटी के बारे में लिखिए, या आम की नई किस्मों के बारे में लिखिए, या दे देगा कि जल्दी पकने वाली आम की किस्मों के बारे में लिखिए। तो सब कुछ इसमें आप लोगों को डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, तो एक एक पॉइंट चलिए देखते हैं। तो वैरायटी में पहले उत्तर भारत में उगने वाली आम की किस्में कौन कौन सी है? तो दशहरी है, लंगड़ा, चौसा, बम्बई, हरा आदि। दशहरी, लंगड़ा, चौसा, बम्बई, हरा, और भी हैं। तो हमने 4 से 5 वैरायटियां सिर्फ ली है सभी का। ठीक है, तो दशहरी, लंगड़ा, चौसा, बम्बई, हरा आदि। पूर्वी भारत में कौन कौन सी उगती हैं? फजली, कृष्णभोग, हिमसागर, गुलाब खास। पश्चिमी भारत में अल्फांसो, केसर, पैरी, मांकुड़, फर्निन। दक्षिण भारत में नीलम, बानेसान, बादामी, सुवर्णी रेखा। नई किस्में कौन कौन सी है? तो मल्लिका, आम्रपाली, अर्का, अरुणा, अर्का पुनीत, अर्का अनमोल, रत्ना, सिंधु, साई सुगंध। ठीक है, और जल्दी पकने वाली बम्बई हरा, पीला केसर, सिंगापुरी। इतनी जो वैरायटियां हैं ये सब आम की कुल वैरायटियां, जिसमें मैंने बताया उत्तरी भारत में दशहरी, लंगड़ा, चौसा, बम्बई हरा, पूर्वी भारत में फजली, कृष्णभोग, हिमसागर, गुलाब खास, और पश्चिमी भारत में अल्फांसो, केसर, पैरी, मांगुर, कर्नडीन। ठीक है, फिर दक्षिण भारत में मैंने बताया नीलम, बानेसान, बादामी, सुवर्णी रेखा। फिर उसके बाद मैंने बताया नई किस्म के बारे में मल्लिका, आम्रपाली, अर्का, अरुणा, अर्का पुनीत, अर्का अनमोल, रत्ना, सिंधु, साई सुगंध। फिर मैंने बताया जल्दी पकने वाली तो बम्बई हरा, पीला केसर, सिंगापुरी। तो यह सब थी आम की मुख्य वैरायटी। याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम में पूछेगा जरूरी है, क्वेश्चन पूरा देता है विस्तार से, आम की खेती का विस्तार से वर्णन कीजिए। और मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी क्रॉप दे दे, केला दे दे, आम दे दे, ठीक है, या कोई भी दे दे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, कोई भी दे दे जो भी आपके सिलेबस में दिया, मैंगो दिया है, बनाना दिया है, सिट्रस, ग्रेप, गुआवा, पपाया, स्पोटा, एप्पल, कुछ भी हो, तो आप लोग को जैसे मैं क्रम से लिखवा रहा हूँ इसी तरह से लिखना है। पहले लिखना है बोटेनिकल नेम, फैमिली, क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन, इंट्रोडक्शन, क्लाइमेट, उसका सॉइल, फिर वैरायटी, फिर प्रोपागेशन, फिर मैन्यूर फर्टिलाइजर। तो इसी प्रकार से आप लोगों को लिखना है। मैं आप लोगों को ट्रिक बता दूंगा तो सभी का आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रोपागेशन। तो किस किस मेथड से हम लोग प्रोपागेशन कर सकते हैं आम का? तो सीड बाय सीड के द्वारा, मतलब सीड से हम लोग क्या कर सकते हैं? आम को उगा सकते हैं। ठीक है, ग्राफ्टिंग करके, स्टेम कटिंग करके, और लेयरिंग के द्वारा। लेयरिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग क्या होता है, स्टेम कटिंग क्या होता है, सीड प्रोडक्शन क्या होता है, आप लोग समझिएगा। सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोपागेशन मतलब क्या होता है? सीड के द्वारा हम लोग क्या करेंगे? आम का उत्पादन करेंगे। ठीक है, ग्राफ्टिंग मतलब क्या होता है? ग्राफ्टिंग आप लोग जानते होंगे कि एक आम रहेगा, उसको क्या करेंगे? काटेंगे और दूसरे आम का जो पौधा उसके अंदर डाल देंगे, डाल कर ऊपर से अच्छी तरह से टेप मार देंगे ताकि उसको हवा न लग पाए। तो उससे क्या होगा? उसको बोलते थे ग्राफ्टिंग। स्टेम कटिंग क्या होता है? तो कटिंग के द्वारा हम लोग पौधे को उगाएंगे तो उसको बोल दिया जाता है कटिंग। लेयरिंग क्या होता है? जैसे आम की डालियां हैं, ठीक है, ये आम की डाली है, तो इस डाली पर क्या करेंगे? यहाँ पर थोड़ा सा कट लगाएंगे, कट लगाकर इसको पूरा अच्छी तरह से साफ करेंगे, और दूसरे जगह से सॉरी और कंपोस्ट खाद जो होता है उसको और थोड़ा सा मिट्टी मिलाकर क्या करेंगे? यहाँ पर लेप लगा देंगे, उसको अच्छी तरह से लगाकर अच्छी तरह से उसको बांध देंगे, तो यहाँ से एक नया पौधा उग जाएगा। तो यह होता है लेयरिंग। तो इस प्रकार से इन मेथड द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? आम का प्रोपगेशन करते हैं। कौन कौन सा? सीड प्रोडक्शन, ग्राफ्टिंग, स्टेम कटिंग, लेयरिंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। देखिए एग्जाम पूछता है, बहुत जरूरी याद रखिएगा कि आम का प्रोपागेशन किस किस तरीके से किया जा सकता है। तो सीड के द्वारा, ग्राफ्टिंग विधि से, स्टेम कटिंग के द्वारा, और लेयरिंग के द्वारा। ठीक, चलिए देखते हैं मैन्यूर और फर्टिलाइजर। मैन्यूर और फर्टिलाइजर मतलब आम के लिए कितने खाद और उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो नए बगीचे में पहले वर्ष प्रति पेड़ 10 किलोग्राम FYM, मतलब होता है फार्म यार्ड मैन्यूर या कंपोस्ट खाद या गोबर की खाद बोल सकते हैं। ठीक, 100 ग्राम नाइट्रोजन, 50 ग्राम फास्फोरस, 100 ग्राम पोटेशियम देना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, एक पौधे की बात हो रही है। एक पौधे को, यदि पौधा 1 साल का है तो 10 किलो FYM,
100 ग्राम नाइट्रोजन, 50 ग्राम फास्फोरस, 100 ग्राम पोटेशियम और उम्र के साथ उसको बढ़ाते चला जाना चाहिए। ठीक है, तो 1 साल के पौधे को जो कितना दे रहे हैं तो 10 साल के पौधे को कितना देना चाहिए आप लोग इससे कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग 21 साल का लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर। चलिए आगे चलते हैं। इरिगेशन देखेंगे, क्या देखेंगे? इरिगेशन, सिंचाई। तो कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है, कैसे सिंचाई की जाती है, सारी इतना विस्तार में देखिए हम लोगों को कुछ देखना नहीं है। सिंचाई के बारे में सिर्फ थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि सिंचाई कैसे की जाती है, कब की जाती है। तो वर्षा ऋतु में पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, जब जिस समय वर्षा है उस समय पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मतलब जिस वर्ष, जैसे मान लीजिए इस वर्ष वर्षा नहीं हुई है, इस वर्ष यदि आम का फल लगेगा तो आप लोगों को पानी देने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो वर्षा ऋतु में पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु अगर वर्षा का वितरण असमान होता है तो सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। वर्षा का वितरण असमान का मतलब यदि वर्षा अच्छे से नहीं होता है तो पानी देने की आवश्यकता होती है। नए लगाए गए कलमों को 6 महीने तक 3 से 4 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। ठीक है, जो हम लोग नए पौधे का कलम लगाते हैं उस समय 6 महीनों तक 3 से 4 दिनों के अंतराल पर उनकी सिंचाई करनी चाहिए। तो यह हो गया सिंचाई। आगे देखेंगे प्लांट प्रोटेक्शन। क्या देखेंगे? प्लांट प्रोटेक्शन, फसल सुरक्षा या पौध सुरक्षा। तो पाले से बचने के लिए क्या करेंगे? तो दिसंबर से फरवरी तक छोटे पौधे की रक्षा पाले से की जाती है। इसके लिए पौधे को कास या मूज, कास जानते होंगे आप लोग क्या होता है, कूस का नाम सुने होंगे, कूस। ठीक है, तो कास या मूज की सहायता से दक्षिण पूर्वी की तरफ खुला रखकर तीनों तरफ से छा दिया जाता है किसको? पौधे को। ठीक है, जड़ की तरफ से। तो ये हो गया पाले सुरक्षा करने के लिए। अगला दीमक से, तो दीमक पौधे की जड़ों में लगकर खराब कर देते हैं पौधों को। ठीक है, इसके लिए महुआ तथा नीम की खली सिंचाई के साथ पानी मिलाकर देना चाहिए। अगला इसमें देखिए कई सारे इंसेक्ट भी लगते हैं, जैसे लगता है मैंगो हॉपर या कुटकी, या इसको भुनगा बोला जाता है। आप लोग मैं पेड़ के पास जाएंगे तो बहुत तेजी से सब लोग उड़ते हैं। ठीक है, वही होते हैं भुनगा या कुटकी या मैंगो हॉपर। तो यह जो कीड़ा होता है यह आम में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। यह भूरे रंग का अस्फन आकृति वाला कीट होता है। किस आकृति का होता है? अस्फन आकृति का कीट होता है, जो आम के फूलों एवं नई पत्तियों से रस चूसता है। इसके नियंत्रण के लिए एल्ड्रीन, फोलिडोल इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इसके नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एल्ड्रीन, फोलिडोल, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। मैथिलियान या डाइजिनाल का छिड़काव भी किया जाता है इससे बचने के लिए। ठीक है, डाइजिनाल, थायोडान मिली प्रति लीटर या रोगोर का छिड़काव करना भी इसके लिए उपयुक्त होता है। इसके नियंत्रण के लिए 0.15% कार्बेरिल या 0.4% मोनोक्रोटोफास या 0.5% मिथाइल पैराथियान के 3 छिड़काव कलिका स्फुटन पुष्पक्रम निकलते समय तीसरा फल लगने के बाद करते हैं। ठीक है, तो यह हो गया पहला, कुटकी या भुनगा या मैंगो ऊपर से बचने के लिए। दूसरा मिलीबग, मिलीबग को बोला जाता है चेपा। ठीक है, चेपा बोला जाता है इसको। तो उत्तर प्रदेश में इस कीट का अधिक प्रकोप देखने को मिलता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर सबसे अधिक इसका प्रकोप देखने को मिलता है। मादा मिलीबग कोमल टहनियों व फूलों के डंठलों से चिपके रहते हैं तथा रस चूसते हैं। इसके नियंत्रण के लिए गर्मी के दिनों में पौधे के चारों ओर मिट्टी खोदने से अंडे नष्ट किए जा सकते हैं। दिसंबर जनवरी के महीने में तने पर ग्रीस बैंडिंग करने या पौष्टिकों पदार्थ की पट्टी बांधकर इनके ऊपर चढ़ने से रोका जा सकता है। इससे बचने के लिए 0.1% मैलाथियान छिड़कने से इसको नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं सभी का थोड़ा थोड़ा बताते जा रहा हूँ, पूछ सकता है एग्जाम में, इसीलिए। अगला स्टेम बोरर, तो यह पौधे के तने व शाखाओं में छिद्र करके उनको काफी नुकसान पहुंचाता है। तार को छिद्र में डालकर इनको मारा जाता है। ठीक है, तार को छिद्र में डालकर इनको मारा जाता है, या फिर क्लोरोफार्म तथा कार्बन डाइसल्फाइड के बराबर मिश्रण में रुई को भिगोकर छिद्र में भर देते हैं तथा ऊपर से चिकनी मिट्टी द्वारा उसे बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक इस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं। रासायनिक रूप से नियंत्रण करने के लिए मैलाथियान या मूवाक्रोन का 0.1% घोल 5 मिली प्रति छिड़काव करना चाहिए पानी में डालकर। ठीक, उसके बाद है सूट बोरिंग कैटरपिलर, तना छिद्रक कैटरपिलर। यह क्या करता है? तो यह आम की जो नए टहनियां निकलती हैं उनमें जुलाई से दिसंबर तक अधिक क्रियाशील रहता है। इनके आक्रमण से जो टहनियां होती हैं वह सूखने लगती हैं और बाद में सूख जाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए 0.2% DDT का पानी में घोल बनाकर वाटर सल्फर के साथ मिलाकर पानी में तैयार किया जाता है और इसको क्या किया जाता है? पौधे के ऊपर 3 सप्ताह के अंदर छिड़का जाता है 2 से 3 बार। ठीक है, तो ये हो गया प्लांट प्रोटेक्शन। आगे देखेंगे प्रूनिंग। प्रूनिंग मतलब क्या होता है? काट छाट, मतलब कि आपकी डाली जो है वह इधर उधर भाग रही है या एक के ऊपर एक डाली होगी तो उसकी काट छाट कर देना चाहिए, तो ये होता है प्रूनिंग। ठीक है, काट छाट या प्रूनिंग।
तो नए पौधे में अगर मूल वृंत से वृद्धि होती है, देखिए आपका पौधा ऐसा नहीं कि बहुत मोटा हो गया तो उसमें जाने लेंगे आप प्रूनिंग करने, उसमें प्रूनिंग करेंगे तो छोटी छोटी पतली पतली टहनियों करेंगे। ऐसा नहीं कि एक मोटा मोटा डाल है तो उस डाल को काटने जाएंगे, तो ये प्रूनिंग नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये आपका टाइम वेस्ट होगा और पौधे को नुकसान भी पहुंचेगा उससे। तो प्रूनिंग होता है, नए पौधे में अगर मूल वृंत से वृद्धि होती है तो तुरंत काट देना चाहिए। बड़े वृक्षों की सूखी या भारी हुई रोगग्रस्त पतली व कमजोर एक दूसरे पर चढ़ी हुई आर पार जाने वाली वह घनी शाखाओं काट कर उसे खुला बना देना चाहिए। ऐसी शाखाएं जो जमीन के निकट हो उसको काट देना चाहिए, ठीक है। ऐसी शाखाएं जो जमीन के बहुत निकट हो उनको भी काट देना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें प्रूनिंग करना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। एक पॉइंट इसी में मैं लिखना भूल गया हूँ, फूल और फल आना। तो इसमें फूल और फल कब आते हैं, तो देखिए इसमें फूल और फल कई टाइम पे आते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। आंध्र प्रदेश में राव सीमा तथा दक्षिण खानदेश के पश्चिमी भाग में नवंबर दिसंबर में फूल लगता है और भारत के अधिकतर भागों में दिसंबर और जनवरी में फूल लगते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हार्वेस्टिंग, कि फलों की कटाई कब की जाती है, ठीक है। तो पौधे पर जब फल हरी दशा में होते हैं, पौधे पर जब कब किस अवस्था में होते हैं, हरी दशा में होते हैं, तथा उनके पौधे से जब 2-4 पके हुए फल गिरने लगते हैं तो सावधानी पूर्वक फलों को तोड़कर बनावटी ढंग से उसे पकाया जाता है। बनावटी ढंग से मतलब अपने घर पर लाकर उसे अच्छी तरीके से पकाया जाता है, किसी केमिकल के द्वारा या किसी भी माध्यम से उसको पकाया जाता है, ठीक है। यील्डिंग की बात कर देते हैं, उपज कितना होता है। तो ग्राफ्टिंग पौधे से 3 वर्षों तक फल न लेने के उद्देश्य से फूलों को तोड़ते रहना चाहिए। चौथे वर्ष इनमें 10 से 15 फल लगते हैं, छठे वर्ष 50 से 75, 10वें वर्ष 300 से 500 और 20वें वर्ष 2000 से 4000 फल प्रति पौधा लगने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें फल लगते हैं। यदि बीजू पौधे की बात करें, जो बीज से उगाया गया पौधा है, तो उसमें 10 से 12 वर्ष फल आने में लगते हैं, ठीक है। इनके ऊपर फल आने से जब फल आते तो इनके फूलों को नहीं तोड़ा जाता है। तो यह हो गया उपज के बारे में। थोड़ा सा और देखेंगे इसके निर्यात के बारे में। तो भारत दुनिया में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो कुल विश्व उत्पादन का 63% से अधिक का उत्पादन करता है। यह देश से निर्यात किए गए फलों के कुल मूल्य का 60% से अधिक है। इस फल की एक बड़ी मात्रा का उपयोग फल प्रसंस्करण उद्योग द्वारा भी किया जाता है। अल्फांसो किस्म के विशेष उत्पादन कारण महाराष्ट्र को स्पष्ट लाभ है, जिसका निर्यात में हिस्सा बहुत अधिक है। तो यह था थोड़ा सा इसके बारे में। आम की खेती के सब विस्तार वर्णन हम लोगों ने पढ़ लिया है, जो कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। कहीं से कोई भी दिक्कत हो किसी सब्जेक्ट में तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आप लोगों को यदि किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।